आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 9 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 से पहले हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारा 14 क्वेश्चन है। नॉर्मली ए थ्रो रिसर्च कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस विच हैव बीन अपेंडेड बिलो। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग स्कीम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इंटरप्रेटिंग द कंक्लूजन ड्रॉन, या थर्ड डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, या फोर्थ एनालाइजिंग द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम द एबव स्टेज। ठीक है, हम ये ऑप्शन है। पहले हम देखते हैं राइट ऑर्डर इसका कैसे होता है। सबसे पहले होता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, फिर होता है प्रिपेयरिंग द स्कीम ऑफ ऑब्जर्वेशन, थर्ड पे आता है एनालाइज द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन, या फोर्थ पे है इंटरप्रेटिंग द कंक्लूजन ड्रॉन। तो हम इसके हिसाब से डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव थर्ड फर्स्ट में आएगा, तो थर्ड इन 2 ऑप्शन में फर्स्ट है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग द स्कीम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर है ये 3 के बाद 1, तो यही आंसर सही होगा। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसकी। उसके बाद फोर्थ आएगा एनालाइजिंग द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम द अबव स्टेज, और फिर 2 है इंटरप्रेटिंग द कंक्लूजन ड्रॉन। ठीक है, 42 क्वेश्चन इज ए रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन। जो रेशियो होता है वो रिप्रेजेंट करता है पार्ट टू पार्ट, पार्ट एंड पार्ट, या पार्ट एंड होल, या होल एंड होल, ऑल ऑफ द अबव। तो ए रेशियो रिप्रेजेंटेड द रिलेशन बिटवीन पार्ट टू पार्ट का भी, और पार्ट टू होल का भी, एंड होल का भी रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द। जब भी हम कुछ रेशो में लिखते हैं जो भी है, तो ये तीनों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। 43 है ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फिजिबल ओनली व्हेन। किस समय वो फिजिबल होती है, जब इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस होती है, या इट इज़ सर्चेबल होती है, और इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल एबव। जो फिजिबल जब भी तभी मानी जाती है हमारी रिसर्च जब वो यूटिलिटी हो, रेलिवेंस हो, जब वो रिसर्चेबल हो। ठीक है, जब कोई चीज़ रिसर्चेबल ही नहीं है तो हम उसको कैसे सही माने। इट इज़ यह न्यू होती है, कुछ हम नई नॉलेज को भी ऐड करते हैं, तो ये सब इसमें होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। 43 की डेफिनेशन है ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फिजिबल ओनली व्हेन इट इज़ रिसर्चेबल, has utility and relevance, or is new and adds something to knowledge। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 44 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं सतत चर, जो इसमें कॉन्टीन्यूस वेरिएबल का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है इंटेलिजेंस। लेकिन कई बार जो हमारा ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में कई बार ये तो हमारा फैमिली साइज है डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, ये तो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल नहीं है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। लेकिन कई बार फैमिली साइज भी इसमें माना जाता है। लेकिन जैसे आगे हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन द राइट आंसर इंटेलिजेंस। डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन टेक एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन एनी 2 ऑब्जर्व वैल्यूज। ठीक है, 2 ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में जब वो एक क्या करते हैं, इन्फिनिट नंबर देते हैं। ठीक है, इट इज़ यूजुअली मेजर्ड रेदर देन काउंटेड एंड मे रिप्रेजेंट। ये क्या करते हैं, ये मेज़र करते हैं, ना कि काउंटेड और की जगह वो मेज़र करते हैं इस चीज़ में हम, जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल में। ठीक है, मेजरमेंट इवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मेजरमेंट अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में है, सो द कॉन्टीन्यूस वेरिएबल फॉर्म एन इंटरवल ऑन द नंबर ऑफ टाइम। जैसे आप मानते हैं हाइट ऑफ किसी चीज़ की, हम हाइट ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल किसी की हाइट देखते हैं। टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल टू कंप्लीट ए टास्क, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए जब टाइम दिया जाता है। ब्लड प्रेशर रीडिंग करते हैं, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ए कॉन्टीन्यूस वेरिएबल इज़ द ऑपोजिट ऑफ ए डिस्क्रीट वेरिएबल्स। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल इसके विपरीत होता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस होता है सतत चर, और ये होता है असतत चर। विच कैन ओनली टेक ए सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या करते हैं, जो वैल्यूज में देते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर है। क्यों, इंटेलिजेंस इज गिवन एन एग्जैक्ट नंबर। इंटेलिजेंस क्या करता है, एक एग्जैक्ट नंबर देता है। सो इसलिए क्या है, इट इज़ ए डिस्क्रीट वेरिएबल्स। क्योंकि हाइट में कैसी है, हम जैसे कई बार पॉइंट में भी नापते हैं, जिसको मेज़र करते हैं, किस चीज़ की गहराई को नापते हैं, वेट करते हैं, ये सब होता है जिसको मेज़र कर रहे हैं, वो ये हमारा है डिस्क्रीट वेरिएबल्स इंटेलिजेंस। और हमारे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हैं, और ये हमारे क्या है, ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। मैंने पूछा कि जो इसमें से कॉन्टीन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है, तो ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। हमें इसमें बताना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताना है। ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। तो हमें बताना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पहले इसको देख लेते हैं, आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन से होते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है, सिस्टमैटिक। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट और पर्पजिव सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है जिसमें रैंडमली चांस होता है किसी के भी सिलेक्ट होने का, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं जो हम एक कहते हैं करते तो हम उसमें भी सिलेक्ट, लेकिन एक हम जैसे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम ग्रुप में से कुछ उठाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको सिलेक्ट करते हैं अपने सैम्पल्स को। तो इसमें क्या नहीं है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये तीनों तो क्या है? फर्स्ट थ्री क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो राइट आंसर होगा इन्होंने कहा इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो वो एक ही इसमें कोटा सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो राइट आंसर होगा हमारा कोटा सैम्पलिंग। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।